हम एमसीक्यू सेक्शन और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट एमसीक्यू कुछ गायनियोक्स के इम्पोर्टेंट है उसको कर लेते हैं। एक आपका लोगों का एमसीक्यू है कि व्हाट एंटी हाइपरटेंसिव सेफ इन प्रेगनेंसी। वैसे तो सेफेस्ट जो है वो है आपकी अल्डोमेट जो है ना वो सेफेस्ट है, मगर उसके बाद दूसरे ऑप्शंस भी हमारे आते हैं। देखते हैं कि इन लोगों ने हमको क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं जो हम टिक कर सकते हैं, जैसे कि प्रोप्रानोलोल, मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल। नहीं, ये सारे जो है प्रेगनेंसी में नहीं देते भी तो इनका कोई एंटी हाइपरटेंसिव से रोल नहीं है। एक है ऑप्शन हाइड्रोलाजीन प्रेगनेंसी में देते हैं, सेफ़ है, मगर उसकी भी सर्टेन कंडीशंस होती है। जब बीपी आपका अल्डोमेट से कंट्रोल नहीं होता तो फिर हम हाइड्रोलाजीन यूज़ करते हैं, और हाइड्रोलाजीन का एक साइड इफेक्ट ये होता है कि एकदम से बीपी ड्रॉप करता है, तो इट शुड बी गिवन केयरफुली। तो एमसीक्यू के हिसाब से हमारा ये है कि हाइड्रोलाजीन इज़ अ सेफ इन प्रेगनेंसी एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस, जैसे एटिनोलोल, मीटोलोल और प्रोप्रानोलोल के कंपेयर हम हाइड्रोलाजीन को सेफ समझेंगे। एक और गायनी का क्वेश्चन है आप लोगों का, ब्लीडिंग बियॉन्ड 7 days इनटू इंटरमिस्टर फेस ऑफ द साइकिल इज कॉल्ड। अब कह रहे हैं मेंसेस के बाद भी 7 days के बाद भी ब्लीडिंग हो रही है, उसके बाद कंटिन्यू है या दोबारा हो रही है, क्या कहना चाह रहा है। तो इंटरमिस्टर तो वो होती है कि जब माहवारी के बीच के दौरान आ जाए, मगर ये इन्होंने ऐसा लफ्ज़ लिखा है तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये कहना चाह रहा है कि ब्लीडिंग ज़्यादा है या इरेगुलर ब्लीडिंग है। अब इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं कि अगर 7 दिन के बाद भी ब्लीडिंग चलती है तो उसको हम क्या कहेंगे, मेटोरेजिया, मेनोरेजिया, डिस्मेनोरिया तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि डिस्मेनोरिया का होता है कि माहवारी में दर्द आना। मेटोरेजिया भी नहीं कह सकते क्योंकि उसमें इरेगुलर टाइप ब्लीडिंग होती है, मेंसेस के साथ वाली ब्लीडिंग नहीं होगी, तो 7 days के बाद जो है वो मेंसेस आ जाए। तो इसमें इन्होंने ये थोड़ा सा इंटरमिस्ट्रो नहीं बस मिनिस्ट्रो फेस कहते हैं कि मेंसेस के बाद ही अगर 7 days तक आपकी ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है तो इसको हम मेनोरेजिया बोलते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है मेनोरेजिया का, वो मेनोरेजिया इज करेक्ट ऑप्शन। एक और क्वेश्चन है, इनएबिलिटी टू कंसीव आफ्टर 1 year ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स इज टर्म इज। 1 साल तक किसी को बच्चा नहीं होता, वो मुसलसल सेक्सुअल कंटेक्ट में है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहना चाहिए उसको, इनफर्टिलिटी, डिसफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि कभी वो हो ही नहीं सकती प्रेग्नेंट, ये पहले यूज़ होता था मगर अब ये यूज़ नहीं होती। डिसफर्टिलिटी का मतलब है वो इस काबिल नहीं कि फर्टिलाइज हो सके। अब यहाँ आ जाते हैं सब फर्टिलिटी। सब फर्टिलिटी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। उसका रीज़न यही है कि हो सकता है कि कोई ऐसा रीज़न हो, कोई ओवुलेशन का कोई मेल फैक्टर हो, कोई चीज़ हो जिसको हम करेक्ट करके फिर उसको कंसीव हो सकता है, तो अब इसको हम क्या कहेंगे, सब फर्टिलिटी। एक और क्वेश्चन है, ये लेबर से रिलेटेड है, टर्निंग ऑफ यूट्रस पार्शियली और कम्प्लीटली बिफोर आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में अब क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा होता है। अब वो कह रहा है कि प्लेसेंटा या तो मुकम्मल तौर पर मुड़ जाए या आधा मुड़ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोलैप्स ऑफ सब इनोवुलेशन। प्रोलैप्स तो नहीं कहते, प्रोलैप्स यूट्रस को हम कहते ही नहीं है। प्रोलैप्स वो होता है जो पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज़ को या यूट्रस का वजाना से बाहर आ जाना, डिलीवरी से उसका नहीं होता कुछ ताल्लुक। और सब इनोवुलेशन ऑफ यूट्रस, वो सब इनोवुलेशन ऑफ यूट्रस भी तब होती है जब ये हमारा यूट्रस आफ्टर डिलीवरी 6 weeks तक अपनी नॉर्मल पोजीशन में हो जाए, तो उसको हम सब इनोवुलेशन या इनोवुलेशन बोलते हैं। अब इसमें आता है इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, तो इन्वर्जन ऑफ यूट्रस इज करेक्ट ऑप्शन। इन्वर्जन ऑफ यूट्रस इज करेक्ट ऑप्शन। आधा या एकदम से खींचना नहीं चाहिए अम्बिलिकल कॉर्ड को, जिसकी वजह से उसका जो फंडस है ना वो अंदर की तरफ आ जाता है, वो कंप्लीट आए या आधा आ जाए, तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हुआ, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस। लॉन्ग एक्सिस का मतलब है कि जैसा यूट्रस बढ़ रहा है वैसा ही बच्चा बढ़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन बोलते हैं। नहीं, प्रेजेंटेशन तो वो होती है जैसे कि अगर ब्रीच है, कैफलिक है, शोल्डर प्रेजेंटेशन है, उसको बोलते हैं। एटीट्यूड भी नहीं बोलते, एटीट्यूड जो होता है मतलब इसको बोलते हैं लाई। हम नहीं देखते जब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें देखते हैं लाई, प्रेजेंटेशन, ये सब चीज़, तो इसको बोलते हैं लाई। तो लॉन्गिट्यूडिनल लाई है, लॉन्ग एक्सिस जितना भी है, तो मेनली जो नॉर्मली होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल लाई होती है, मगर किसी में ट्रांसवर्स होती है, किसी में ऑब्लिक होती है, तो ये इसको बोलेंगे, इस टर्म को, जो लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस विद लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस, जो भी इसकी है प्रेजेंटेशन, उसको हम लाई बोलते हैं।
तो लाई जो है ना ए वाला वो करेक्ट आपका है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय आर्टिफिशियल मीन्स आफ्टर 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन बाय वजाइना। अब वो कह रहा है कि किसी भी वजह से ड्यू टू एनी रीज़न, हो सकता है मेटरनल रीज़न हो, फीटल रीज़न हो, बच्चे में कोई कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ हो, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ती है आफ्टर 24 वीक्स के बाद, तो उसको हम क्या कहेंगे? एबॉर्शन नहीं भाई, एबॉर्शन तो नहीं कहेंगे। एबॉर्शन तो 22 to 24 वीक्स तक जो प्रेगनेंसी है उसके बाद का तो वो फुल टर्म की तरफ जाती है ना। अब आगमेंटेशन इसलिए नहीं कहेंगे कि आगमेंटेशन जब लेबर ऑलरेडी उसको हो तो फिर हम उसको आगमेंट करके डिलीवर करवा लें, तो इसको हम कहेंगे इंडक्शन ऑफ लेबर। फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इंडक्शन ऑफ लेबर, तो करेक्ट ऑप्शन इज इंडक्शन ऑफ लेबर। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप देख लें इसमें कितनी चीज़ें आपको समझ आए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।